अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज मीर। हम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के आमदा इंतखाबात के हवाले से, और फिर F-74 के ऊपर बातचीत चल रही है, और फिर जो महाजरीन की नशिस्तें और हक़ हुक्मरानी और हक़ मिल्कियत, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो हम इनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि जो F-74 है, तो उसमें जो कोर कमेटी है, तो उसकी आइनी इस्लाहात और जो चार्टर ऑफ डिमांड है, तो उसकी तकमील से ही इलेक्शन मशरूत किए गए थे। और अब अगर वो इस्लाहात नहीं होती, वो मुतालबात मंजूर नहीं होते, तो फिर जो भी इलेक्शन लड़ेगा तो वो एक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहेगा। ये एक्शन कमेटी का एक एलामिया है। अब अगर 9 जून को इलेक्शन एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है, और उससे पहले असम्बली बेइख्तियार हो जाती है, और मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें डिले होती हैं, या मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के साथ कुछ और वादे या कुछ और टाइम लिया जाता है, तो उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें जो उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, तो उनका फिर क्या कसूर होगा कि वो एक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया दानिश। हमने एक एलामिया जारी किया था जुडियाल के मुकाम ठीक है, उसमें भी यही चीजें थी। सही। लेकिन एलामिया में और इश्यूज भी थे, तो स्पेसिफिक आप इस चीज को वहां पे लोगों को अवाम था। ठीक है। फिर हमने एक दो इवेंट्स हुए, उसमें बात की। मैंने तो पहले दिन से खुल के बात की। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं हो रही थी। हमारे एक्शन कमेटी के कई ऐसे लोग जो पहले दिन से एक्शन कमेटी के साथ हैं, उनकी एक एफर्ट है। हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई कि तुम कौन हो या मैं कौन हूं। हम सब एक्शन कमेटी हैं। लेकिन एक्शन कमेटी को जो मैंडेट मिला है वो बुनियादी हकूक की खातिर मिला हुआ है। सही। अभी एक्शन कमेटी को किसी सियासी एक्टिविटी के लिए कोई मैंडेट नहीं मिला। सही। और हमने कम से कम 1.5 साल का अरसा लगाया, लोगों के पास जाते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते रहे, हम लोगों से इलेक्शन के हवाले से बात करते रहे। ठीक है। बल्कि आखिर में जब ये एलामिया हमने जारी करना था, तो उससे पहले हमने एलामिया जारी किया कि आप अपनी वार्ड सतह पे, तहसील सतह पे दोबारा लोगों के पास जाएं, क्योंकि ये बाम पैदा हो रहा है। लोग कह रहे हैं इलेक्शन करीब है, तो एक्शन कमेटी अपना फैसला करे। ठीक है। हम दोबारा गए, हमने लोगों से राय ली, उस राय को डोडियाल के इजलास में शेयर किया। वहां पे अक्सरियती राय से फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए जब तक 12 माजरीन सीटों का खात्मा, अशराफिया की मुराद का खात्मा, और वो इलेक्शन इस्लाहात जो हमने मांगी हैं, काफी सारी हैं, तफसील में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होती, हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और साथ उसमें यह क्लियर था कि कोई ऐसा शख्स जो एक्शन कमेटी से जुड़ा हुआ है या पहले भी एक्शन कमेटी के साथ काम कर रहा था, अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो वो अपनी जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एलामिया था डोडियाल का। सही। जब वो क्लियर ना हुआ, हमने देखा हम कई जगह से हमें प्रॉब्लम आई, हमारे कोर मेंबर उन तक बात पहुंची कि जी आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन आपके फलां जो मौसूफ है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हमने आप लोगों को भी ये मैंडेट नहीं दिया कि आप इलेक्शन में जाएं, तो ये फिर खिलाफवर्जी क्यों हो रही है? अब जाहिर बात है कि हम किसी को पाबंद उस तरह नहीं कर सकते। इखलाकी तरीकाकार हमारे पास मौजूद है। जिस इखलाकी तरीकाकार को या वो SOP जो तरीकाकार हमारे 3 साल दौर में बनाया, हमने खुद बनाया, उसी को सामने लाते हुए हमने एक बड़े साफ से अंदाज में दोबारा वही एलामिया दोबारा अच्छे अल्फाज में मुश्तहर किया, ताकि हमारे वो अहबाब जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप राय मेहरबानी अपनी जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ें, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि 9 जून को आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। 9 जून को लॉन्ग मार्च हो जाता है, आप इसी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च करना है, एक्शन कमेटी ने डायलॉग करना है गवर्नमेंट के साथ। अगर वो डायलॉग किसी मामले पर पहुंचकर धरना खत्म हो जाता है और इलेक्शन भी वक्त पे हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या कसूर होगा कि वो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और फिर एक्शन कमेटी उनको एक्शन कमेटी से बाहर निकाल देगी? देखिए, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो इतनी आसानी से सेटल होने वाला नहीं है। उसके अंदर काफी लेंथी है, उस पर टाइम लगेगा। और जब तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं होता, हम नहीं समझते कि सियासत के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी हो सकेगी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि हम नहीं होने देते, जमहूरी प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। हमने ये कहा कि इलेक्शन करो, ये जमहूरी प्रोसेस है, इसको नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इस जमहूरी प्रोसेस से पहले जिस जमहूरी निजाम में आप जाने की बात कर रहे हो, उस निजाम के अंदर फलां चीजें गलत है, पहले उनको ठीक करो, उसके बाद जमहूरी निजाम में चले जाओ। अच्छा, इलेक्शन जो असेंबली है, तो उसकी मुद्दत जुलाई में पूरी हो रही है,
तो आप खुद भी कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड इतने जल्दी सेटल होने वाला नहीं है। तो अब अगर चार्टर ऑफ डिमांड भी सेटल नहीं होता और इलेक्शन का टाइम असेंबली भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, तो फिर वो क्या निज़ाम होगा कि जो अगर इलेक्शन नहीं होते, एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च होता है, धरना हो जाता है, एक लंबे टाइम तक बैठ जाती है एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद आके, तो फिर वो क्या सिस्टम होगा जो इस रियासत को चलाएगा? उसका मैं जवाब आपको यही दूंगा कि कानून आइन के मुताबिक आपका सदर 30 दिन के अंदर बनना चाहिए। नहीं ठीक है, बना, ठीक है। रियासत चल रही है। तो क्या असेंबली खत्म हो जाएगी तो फिर भी रियासत चलती रहेगी? क्या उसकी जगह अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले लेती है? नहीं, देखें, एग्जेक्टिव ऑर्डर वाली बात तो नहीं हो सकती। जिस तरीके से आप सदर के बगैर एक निजाम चला रहे हैं, तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, रात को आप ये कहना चाह रहे हैं कि असेंबली के बगैर निजाम चलता रहेगा? नहीं, असेंबली होगी, अबूरी सेटअप बन सकता है, कुछ हो सकता है जो आइन के मुताबिक होगा। ऊपरी सेटअप आप आइन के बराबर अंदर की भी बात कर रहे हैं। एक्ट 74 में तो ऐसी कोई शिक नहीं है कि उबूरी सेटअप बने, या एक्ट 74 के होते हुए ऐसी कोई नजीर भी नहीं है। देखें, आपको जब तक आप चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं करेंगे, डिले भी हो सकते हैं। अच्छा। डिले की कई वजूहत हो सकती हैं, उसके कई रीजन निकल सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे आपको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अपने मौके पे मैं कायम रहूंगा कि जब तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं होता, जो बुनियादी चीजें मैसर हुई हैं, तो हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज नजर नहीं आती। अगर सदर के ना होते हुए भी सुने, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन अगर आपको डिले होते नजर आ रहे हैं, तो फिर क्या असेंबली की जगह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नफाज यहाँ कर सकती है? हमने कोई अपनी उनको राय नहीं दी, हमसे उन्होंने राय नहीं लेनी। वो ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन इस्तेमाल करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये हुक्मरान बैठे हुए हैं जो 78 सालों से निजाम चला रहे हैं, ये उनका सब्जेक्ट है ना कि उन्होंने क्या करना है। असेंबली में वो बैठे हुए हैं, तो वो असेंबली में उनकी मुद्दत अब पूरी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन फर्ज किया 1 माह के बाद या इस माह के दौरानिए में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देता है, तो फिर इस असेंबली के इख्तियार तो खत्म हो जाएंगे। तो फिर एग्जीक्यूटिव कौन चलाएगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगी अगर इलेक्शन डिले होते हैं इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद? नहीं, देखिए ना, पहली बात है कि शेड्यूल अनाउंस कब होता है, पहले आप उसको देखें। ठीक है, वो तो मई में हो रहा है। देखिए ना, मतलब अभी कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म नहीं है। एज पर जो स्केड्यूल है, एज पर असेंबली के जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक 60 डेज से या 45 डेज से 60 डेज के दरमियान में पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये मई में ही बनता है। मई में अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, असेंबली की मुद्दत भी पूरी हो रही है, तो फिर इलेक्शन नहीं होते वक्त पे तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखें, जब आइन की बात करेंगे तो वो तो पाकिस्तान के पास है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, जब आप 74 की बात करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बात फिर उसी पे जाऊंगा कि सदर के बगैर भी तो ये रियासत चल रही है ना। सदर तो एक उसने तो कुछ चीजों के दस्तखत करने होते हैं। दस्तखत की बात नहीं है, कह रहा हूँ कि आप अथॉरिटी को आप डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आप अथॉरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सदर भी इस रियासत की अथॉरिटी है। अगर ये रियासत बगैर सदर के चल सकती है, तो आगे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्ट 74 में उसकी एक प्रोविजन है कि कायम कम सदर निजाम चला रहा है। लेकिन उसी पे अंदर प्रोविजन है 30 दिन के अंदर आपको सदर को फाइनल करना है। उसमें एक और टेक्निकल इशू है, अगर उस पे बहुत ज्यादा हम डिबेट करेंगे तो शायद आगे हमारी बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसमें प्रोविजन ये है कि असेंबली स्पीकर जब इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा, तो इलेक्शन अभी तक असेंबली स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं नहीं बहस करता, लेकिन टाइम गेम किया जा रहा है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि एज पर प्रोसीजर असेंबली की मुद्दत खत्म होने से 45 डेज पहले ये इलेक्शन कमीशन के पास अपना एज खुद इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे। जबकि सदर का अगर कैजुअलिटी हो जाती है या सदर बर्खास्त हो जाता है, तो जब तक स्पीकर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लिखता, तो उस वक्त तक नए सदर का इंतखाबी अमल नहीं प्रोसीड किया जा सकता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा और असेंबली की मुद्दत पूरी होके असेंबली तहलील हो जाएगी, तो फिर उस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगी? क्या एक्ट 74 के तहत ये उस वक्त देखा जाएगा, इसका मैं आपको फिल होकर ये जवाब दूंगा। तो क्या आप ये उस वक्त देखा जाएगा? नहीं, उसके तहत अगर आप एक्ट 74 के अंदर जवाब चाहते हैं तो वो आर्टिकल 56 है। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं? इससे पहले कभी नहीं लगा आर्टिकल 56 मतलब पाकिस्तान ने कभी यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन इस वक्त अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं, मैं आपको उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, आप उसमें ना फंसे कि ये उस वक्त तयन होगा। मैं कबल इस वक्त आपको इस पे कोई अपनी राय ना देना चाहता हूँ, ना मुझे देनी चाहिए। अच्छा, चलें, महाजरीन की नशिस्तों में के हवाले से कुछ आईनी तरामीम की खबरें दी आ रही हैं,
और वज़ीर आज़म ने आज ही एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि X-74 के अंदर 16वीं तरमीम भी हो सकती है, चूँकि ऐवान पे ये इस्तेकाक है। तो क्या कोर कमेटी को इस मामले में कोर कमेटी से जो अवामी एक्शन कमेटी है उससे गवर्नमेंट ने कोई मशावरत की या अंदर खाने कोई तरमीम तैयार ये की तो जा रही सुनी है? सुनाई खबरें हैं ना, मतलब कोई कल परसों से कुछ चल रहा है, आज आप सही। कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहीं स्टेटमेंट दी होगी। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इस पे कोई अपनी राय कायम कर सकूं। अगर ये बगैर मफरूजे हैं। अगर बगैर मशावरत के कोई तरमीम तजवीज़ होके ऐवान में पेश की जाती है और वो तरमीम हो भी जाती है, तो अवामी एक्शन कमेटी का क्या सर रद्द-ए-अमल देखिए, होगा? पहली बात ये ना कि मफरूजों पे हमें कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। सही। हाँ, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता तो फिर मुझे उस पर अपनी प्रॉपर बात करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म आज ओपनली कह ये चुके वज़ीर हैं। आज़म तो आज से 4 माह पहले मसला कश्मीर को छोड़ के तो 98% मामला एक्शन कमेटी के हल कर बैठा हुआ है। किस वज़ीर आज़म की बात करते हैं? नहीं, ये डायलॉग मारते हैं, सुने, ठीक ये है, डायलॉग मारते रहते ठीक है। हैं और हम इनके डायलॉग सुनते रहते हैं। सही। तो आपसे अगर मशावरत नहीं की जाती तो उस वक्त एक्शन कमेटी वो का लाएअमल एक्शन क्या होगा? कमेटी का वो एक तरीकाकार होता है कि अगर कोई ऐसी बात होती है, सही। हमारा इजलास कोई हंगामी इजलास होगा, तो उसके बाद हम अपना अगला लाएअमल। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहत आपने क्या मांगी है? एक तो ये है कि 33 हल्कों को बिल्कुल मुतवाजन और एक जैसे वोट करने का मामला, इस तरह की डिमांड सामने आई है अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। तो उसमें आप क्या समझते हैं कितना अरसा दरकार हो सकता है? देखिए ना, ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन में जाता है कि वो इस पे कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है। हमने डिमांड की है, ये सही। एक ही पॉइंट को फर्दर डिस्कस सही। करें, तो हमने डिमांड की है, अब उन पे ये फर्ज बनता है कि वो ऐसी चीजों को देखें। अच्छा, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि तमाम हल्के बिल्कुल मुतवाजन हों? अगर एक्शन कमेटी की ही देखें तो वार्ड की सतह पर, मतलब आपकी अपनी भी तंजीम साजियां हैं, वार्ड की सतह पर, हल्कों की सतह पर, यूनियन काउंसिल्स की सतह पर, तो क्या आपके तमाम मेंबर हर यूनियन काउंसिल, हर वार्ड की सतह पर बराबर है? वो इतना दुनिया में इतना भी डिफरेंस तो नहीं है ना सर कि 972 वोट लेके एक वजीर बन जाए और एक बंदा 80,000 वोट लेके भी वजीर बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो महाजरीन की नशिस्तों की डिमांड वो एक अलग है। आजाद जम्मू देखिए, हमने आपको इक्वलेंस की बात की है, ठीक तो है। मैंने आपको इक्वलेंस की मिसाल दी है कि 19 20 18 20 तो चल जाता है। ठीक है। हमने एक्यूरेसी ये नहीं मान लीजिए सही। कि यहाँ पे भी 1 लाख है तो वहां पे भी 1 लाख, ये 19 20 तो हो सकता है, सही। लेकिन ये जो 1000 का और 80,000 का डिफरेंस है, ये तो जुल्म है। सर, ओवरसीज पोस्टल बैलेट के जरिए एक तजवीज़ अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से आई, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास तो मवासलात का इख्तियार नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेकाक है और खारजा उमूर भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो पोस्टल बैलेट जो होगा तो वो पोस्ट ऑफिस के जरिए आ सकते हैं या फिर सफारत खानों के जरिए। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार वहाँ पर होगा ही नहीं, तो फिर इसमें शफाफियत का क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा? देखिए, वो इख्तियार तो इन 12 सीटों पे भी उसका नहीं है, अगर आईनी और ठीक है। कानूनी तौर पे देखें। मेरा यही सवाल है 75 साल से कि क्या जो महाजर नशिस्तें हैं तो उनके अंदर जिस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो वोटर है तो उनसे निसफ वोट हासिल करने के बाद, बल्कि आपने खुद मिसाल दी कि 972 वोट लेने वाला भी मेंबर असेंबली बन जाता है, तो फिर जो ओवरसीज के बैलेट पेपर आएंगे तो उनमें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो 33 हल्के हैं तो उनमें भी 50% से ज्यादा वोटर ओवरसीज हो जाएगा, तो उसमें क्या ये धांधली का मार्जिन कितना होगा? और धांधली तो उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन धांधली की आप उस पर जाएंगे तो वो आप उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं कर सके। आज तक भी आप क्राइटेरिया तय नहीं कर सकते। नहीं, मैं कि जी यही जानना चाह रहा हूँ कि जब आप महाजरीन के जो हल्के हैं उनमें बुनियादी जो चीज है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार न होने की वजह से धांधली होती है और चंद 100 वोट लेने वाला भी, और जिसका कुछ अर्सा पहले वो आसिम शेख वो भी, और ये क्या नाम है इसका, एक दूसरे भट्ट साहब हैं, जावेद भट्ट। हाँ, जावेद भट्ट, उन्होंने कहा कि हम 20-20 हजार में वोट खरीदते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें जब वहां पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है और वहां पर इस कदर धांधली होती है, तो फिर जब एक चीज डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में चली जाएगी तो उसमें तो धांधली का एहतमाल बहुत ज्यादा होगा। तो क्या आप ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो 33 हल्के हैं जहां पर जो थोड़ी बहुत जिस तरह की भी है ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, तो क्या आप उस ट्रांसपेरेंसी को भी खत्म करना चाह रहे हैं? देखें ना, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो वोट आपके बोलियों से भेजते हैं, मतलब मेंबरान असेंबली पैसे दे के वोट खरीदते हैं, जिसका खुद मेंबर असेंबली ने इतराफ कर दिया। तो इतनी एक्यूरेसी पे हम नहीं जा सकते, हमने उनकी डिमांड की है। देखिए सर, प्री पोल रिगिंग एक अलग चीज है, जो ड्यूरिंग पोलिंग जो धांधली होती है वो तो डायरेक्ट
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और उधर तो गवर्नमेंट की पाकिस्तान में भी जिम्मेदारी बन देखिए ना, जाती उधर तो पाकिस्तान में भी सरकारी मुलाजमीन के पहले वोट पड़ते हैं, है। जी, पढ़ते हैं, वो तो यहाँ पर भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो लेकिन सेम ये भी तो उसी तरह आ सकते हैं। लेकिन लेकिन वो कोई फैसला कुन वोट तो नहीं नहीं होते। नहीं, देखिए ना, एक एक प्रोसेस तो है ना। सर मैं यही आप कह क्या रहा हूँ, समझते हैं फिर? आप कहते हैं कि जी वो जो यहाँ पे सरकारी पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं? मैं ये सर सरकारी एक हल्के में 800 900 मैं कहता मैक्सिमम हूँ जी 100 पढ़ते हैं। 1000 वोट देखिए पड़ेगा ना। हमने हमने हमें एक बुरानी मिसाल कायम करनी है। वो 1000 पे भी है, सर वो 1 लाख पे भी सर है। उनको उनको उन पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बराह रास्त है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन एक चीज पे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं होगा और टोटली एक चीज आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो उसमें और फिर ये सारा का सारा मामला आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 33 हल्कों पर मुश्तमिल, मतलब 33 हल्कों पर असर अंदाज होगा, तो क्या ये इसमें धांधली का एहतमाल बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, आप अपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि नादरा भी आपके पास मौजूद है, आपका पोस्ट ऑफिस मौजूद है जहां से बैलेट आपका सीधा यहाँ पे भी आ सकता है। कि लाजमी तो नहीं है कि आपके बैलेट ने वहीं रुकना है पाकिस्तान में, वो बैलेट आपका तो यहाँ पे भी आ सकता है। सर आप तो उसको वसूल पाकिस्तान पोस्ट के जरिए या सफारत खाने के जरिए करेंगे ना, तो उसमें तो फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होगी ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर किस तरह की वो हो सकती है जालसाजी। आप क्या समझते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होगा? बिल्कुल, वो आप बंद आपका सील आपका जब आएगा तो सील पहुंचेगा। नहीं, अगर सेल पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, मतलब वो शायद जी उस तरह तो पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, ठीक है, हमने वो ठेका नहीं उठाया हुआ पाकिस्तान तो को ठीक करने का। हम अपनी रियासत को देखेंगे, रियासत के निजाम को फिर देखेंगे। ओवरसीज का इस तरह से जो डायरेक्ट आके वोट देने वाला मामला है वो तो ठीक है, जरूरी है सारी चीज, लेकिन जो पोस्टल बैलेट पेपर है मैं उस पे जानना चाह रहा हूँ कि आप एक धांधली का क्या नया दरवाजा नहीं खोलने जा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, हम मुतमईन है कि वो नीट एंड क्लीन तरीके से बैलेट यहाँ तक पहुंचेगा। वो सफारत खाने के जरिए आएगा? ये आपकी डिमांड क्या होगी? सफारत ये खाने के बात जरिए की बात आएगा? है, ये अभी हमने ये तय करना है किसने, इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, हमने डिमांड की है, तरीकाकार तय करना है। इलेक्शन कमिश्नर के पास तो इसका इख्तियार ही नहीं होगा। सर फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, जब आपको खुद पता है कि हम बेख्तियारे लोग बैठे हुए हैं? ठीक है, तो हम किस उस पर इंटरव्यू दे रहे हैं और आप उस इंटरव्यू में से क्या निकालना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपने खुद कह दिया हम बेख्तियार, आपने खुद कह दिया हम बेख्तियारे लोग हैं, तो आप फिर इसी F-74 के अंदर आप इस्लाहात के जरिए इस निजाम को कैसे इंपावर करेंगे? किसके? हमने अभी बुनियादी हकूक की बात की है, ठीक है? आप उससे आगे हमेशा जाते हैं। मेरा आपका जब इंटरव्यू हुआ नहीं, तो आपने F-74 को ही डिस्कस किया। मैं असल में जब आप पूरे एजेके के अंदर, पूरे एजेके के अंदर अवामी एक्शन कमेटी हक मिल्कियत, हक हुक्मरानी और हक मिल्कियत की बात कर रही है, तो फिर उसी F-74 के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात भी वाज़ेह हैं, उसी F-74 के अंदर गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी वाज़ेह हैं, तो फिर उनमें आप किस किस्म की रिफॉर्म्स चाहते हैं? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उसमें ओपन है, क्या वो तो पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें आप किस तरह की रिफॉर्म्स चाह रहे हैं? आप ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर वो दो चीजें लाना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है इस वक्त F-74 के तहत। वो मेरी बात सुने, वो तो सिंपल है कि आपकी डाक की तरसील का मसला है ना, उसका F-74 और आपके इख्तियारात से क्या मतलब है? मवासलात बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। क्या इस वक्त हमारे पास जीपीयू की डाक नहीं आती? जीपीओ की डाक आती है, सफारत खाने के थ्रू भी आती है, लेकिन जब वो उनके सब्जेक्ट हैं तो उसमें आपको इस चीज का एहतमाल तो हमेशा रहेगा कि वो उसमें सेंसरशिप पहले भी 78 साल हो गए ना, हमारी कोई चीजें सेंसर नहीं हुई, ठीक है? हमारी चीजें अगर हम इसमें डोमेस्टिक पर्पज पे चले जाएं तो मैं नहीं समझता आज तक मेरी कोई प्राइवेसी जब वो पाकिस्तान पोस्टल ने या किसी से हमेशा से महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उनके लिए ये इल्जाम जाता रहा है कि इन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, नहीं सर मेरा सवाल तो उनका इन्फ्लुएंस मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए है कि हमारे बेगैरत जो मेंबरान असेंबली है उसका तरीकाकार क्या है कि 3 मेंबरान असेंबली जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1000 मेरे आगे, 1000 आपके, 1000 तीसरे बंदे के, जो है ही नहीं कश्मीरी,
कानून ने उनको इख्तियार दिया हुआ है, तो आप पाकिस्तान का क्या रोना रोते हैं? आपके उसके अंदर उनको इख्तियार दिया गया है इलेक्शन का एक्ट आपका कि ये तीनों जब किसी पे मुतमिन के जाएंगे कि हाँ जी ठीक है ये वोटर है हमारे, ये स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, ये रियासत के, तो वो क्यों जाएगा? तो इसमें आप पाकिस्तान को क्या रोना रोते हैं? हाँ, उसके बाद का जो प्रोसेस है, ठीक है, उनका इस्तेमाल, उनका तरीकाकार, रिगिंग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सर उसमें इलेक्शन कमिश्नर का तो इख्तियार ही खत्म हो जाता है। इसमें जो पाकिस्तान में सीटें हैं उन पे जिस तरह वोट का इख्तियार इलेक्शन कमिश्नर का खत्म हो जाता है, इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ अपने दस्तखत से बैलेट पेपर जारी करता है, इसी तरह तो ओवरसीज के लिए भी वो सिर्फ बैलेट पेपर जारी कर सकेगा। आपको अब उसकी क्या श्योरिटी होगी कि वो बैलेट पेपर वहां तक पहुंचा, उन लोगों ने साइन किया और वापस आपको भेजा? नहीं, हम मुतमईन है, मैं इस पे आपसे बहस नहीं करूंगा। अच्छा। हम मुतमईन है उस प्रोसेस से। अच्छा, मेंबरान असम्बली से जम्मू एंड कश्मीर से वफादारी का खल्फ भी हमने अपनी रियासत की बात की है, इंतखाबी कि इस्लाहात। रियासत का अलग होना अच्छा, तो इससे पहले भी जाहिर है खल्फनामे में रियासत जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से की सालमियत, खुद मुख्तारी के साथ पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हल्फ भी मौजूद है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हल्फ उस हल्फनामे से अलग कर दिया जाए? हमने कतई ये बात नहीं की। अच्छा, हमने रियासत की सालमियत और उसकी का हल्फ की बात की है, हमने किसी हल्फ के निकाल नहीं, वो तो पहले से मौजूद है, तो हमने फिर उसकी बात ही नहीं की ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ हम कि रियासत की उसकी सर, बात कर रहे हैं। रियासत की वफादारी और सालमियत वो भी हेल्प में मौजूद है और पाकिस्तान की सालमियत और वफादारी भी हेल्प में मौजूद है। तो एकदम से एक जो चीज पहले से हेल्प में मौजूद है उसी की दोबारा डिमांड करना, क्या एक जो उससे अगला स्टेप था उसके नफी नहीं करता? नहीं, हमने किसी जगह पे आप जो तशरीह कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान की उसमें हल्फ की वो मौजूद है। क्या आपने वो हल्फनामा पढ़ा है आपने? जी, तो उसमें पहले से रियासत की वफादारी और सालमियत मौजूद है, जी। तो फिर आपने वो डिमांड दोबारा से हमने अपनी किस वजह इस्लाहत से? के अंदर उसको लाया, जो हमने इस्लाहत दी है ताकि चीजें जो है वो रिन्यू हो। अच्छा, नहीं, वो एक चीज जो पहले से मौजूद है तो उसको दोबारा उसकी दोबारा से डिमांड करने की जरूरत नहीं। फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन उससे एक इबाम जरूर पैदा होता है। इबाम नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। इबाम तो सर पड़ता है ना कि एक चीज की आप डिमांड कर रहे हैं और उसी सेंटेंस में जो अगली चीज है तो उसकी आप डिमांड मैं नहीं नहीं कर रहे। समझता कोई ऐसी उसमें अवाम वाली बात है, जिसने अवाम डालना है हम उसके जहन से उस अवाम को निकाल नहीं सकते। ठीक है। अच्छा सर, एक मैं मजीद आपसे पूछूंगा कि इंतखाबी इस्लाहात और चार्टर ऑफ डिमांड जो है तो उस पर अमल दरामद से कबल आप इसको बेइख्तियार निज़ाम करार दे रहे हैं और इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बन रहे। साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि अगर इस्लाहात हो गई और मुतालबात मंजूर हो गए तो कोर कमेटी इलेक्शन में जा सकती है। कोर कमेटी सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या इन मुतालबात की जो मंजूरी है, आपके जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के बाद F-74 आइन बन जाएगा? हमने अभी तो जिस सब्जेक्ट को हम अभी छेड़ रहे नहीं है, आप बार बार नहीं सर, इस्लाह एक्ट चौहत्तर आपका बना हुआ है ना जी, तो आप उसके अंदर रहते हुए इस्लाह कर सकते हैं ना। आप उसमें हक़े हुक्मरानी और हक़े मिल्कियत कैसे मिल सकता है? सर मेरी बात में ना, आप जिस हक़े हुक्मरानी मल्कियत को बार बार डिस्कस करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम अपने बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। फिर ये जो अवाम के सामने हक़े हुक्मरानी और हक़े मिल्कियत की बात कर रहे हैं, उसमें वो बुनियादी हकूक़ क्या हमारे क्या है? मसाइल हैं, हम उनके ऊपर दस्तरस मांग रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो हम हुक्मरान है हमारे वो बाख्तियार हो, उनके मामलात में कोई मुदाखलत ना करें। तो ये F-74 के अंदर मुमकिन है? तो उसके अंदर जाके आप जब असेंबली से आप जो मेन ब्लैकमेलिंग की चीज है जब उनको आप सेटल करेंगे तो आप तो असेंबली में जाके चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या सिर्फ महाजरीन की नशिस्तें खत्म होने के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का हक़े हुक्मरानी और हक़े मिल्कियत बहाल हो जाएगा? थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, आपकी हुक्मरानी के ऊपर कोई शक नहीं मार सकेगा इतनी आसानी से। नहीं, कितनी मतलब उसमें तो ये जो पाकिस्तान की जमातें हैं तो ये तो डायरेक्ट अपने लोगों को डिक्टेट करती हैं, तो फिर कैसे लोग उस पर शक नहीं मारा जा सकेगा? और फिर जो हक़े हुक्मरानी की तारीफ है तो उस पर क्या ये असेंबली पूरा उतर सकेगी? देखिए सर, जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो डिक्टेट तो पाकिस्तान के अंदर भी वो करते हैं अपनी जमातों को, बल्कि उनसे हट के जिसे डिक्टेट करना होता है वो जमातों को भी वो डिक्टेट करते हैं। अच्छा, उसमें आप जो चीज़ हक़े हुक्मरानी में या हक़े मिल्कियत में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उनमें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के F-74 के 3rd शेड्यूल में 54 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से बेशुमार सब्जेक्ट्स उसका हिस्सा है। तो क्या वो 54 सब्जेक्ट जब मिल जाते हैं उन 54 सब्जेक्ट में से तो क्या ये बाइख्तियार असेंबली बन जाएगी? देखें, और क्या ऐसा मुमकिन है कि ये 54 सब्जेक्ट इस F-74 के अंदर असेंबली को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अब जब असेंबली के अंदर जो बाज़मीर लोग बैठे होंगे
वो अपना जो उनका मुद्दा है उसको प्रॉपर जगह पे डिस्कस करके उसमें स्टैंड कर सकते हो, तो सब चीजें ठीक हो सकती सर वो तो सीधा सीधा एक्ट 74 के अंदर लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर है। तो इनमें तरमीम ही नहीं हो मेरी सकती। बात सुने, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब मंजूरी कराने वाले होंगे ही बेजमीर जिन्होंने हमेशा बेचा है नजरियात को, तो वो क्या हुकूमत पाकिस्तान से वो क्या चीज जाके वो ठीक कराएंगे? कोई क्या वो कुरान का सहीफा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान से वो आप ठीक नहीं करा सकते? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो आप हक हुक्मरानी हक मिल्कियत की बात करते हैं, तो ये आपके मुतालबात मंजूर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या इस असेंबली को एक्ट 74 के अंदर तरमीम का हक मिल जाएगा? सर ये बात की बात है, आप कबल अज़ वक्त जो बातें कर रहे हैं, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि मेरे पास आपके मुताबिक हक हुक्मरानी और हक मिल्कियत की तारीफ क्या है, ताकि एक चीज वाज़ेह हो सके। तारीफ बता रहा हूँ ना, आप बिल्कुल तारीफ को क्लियर कर लें, मेरे बयानिए से करें कि हम अपने बुनियादी जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे रियासत के वसाइल हैं, उसके ऊपर हम अपनी दस्तरस मांगते हुए हम उसको मलकियत के उसमें लेके जाते हैं। और जब हक हुक्मरानी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान उनको अपने फैसले खुद करने दिए जाए, ये हमारा हक मलकियत हक हुक्मरानी है, हम इससे बाहर नहीं। सर कौन कौन से फैसले आपके हुक्मरान आप चाहते हैं कि आपके हुक्मरान खुद करें? सर हम अपने सारे फैसले खुद करना चाहते हैं। तो क्या F74 के अंदर, मेरा फिर वही सवाल है कि F74 के अंदर ये इख्तियार इस असेंबली को मिल सकता है? ये तो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो फिर इसके अंदर मिल सकता है? हम इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर चेंजिंग अंदर जब ये आएंगे इन चीजों को ठीक करा सकते हैं। किस में आएंगे? जब आप ये 12 नशिस्तें खत्म कराते हैं, बाकी चीजें आप ठीक करके जो लोग आपकी असेंबली चाहेंगे, लोगों को एतमाद आएगा उनके ऊपर, वो बिकने वाले लोग नहीं होंगे, वो प्रॉपर अपनी चीजों को ठीक करेंगे। उनकी जमातें आज भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, वो वहां से डिक्टेट होते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इवन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही। मैं नहीं मानता कि कोई बाज़मीर बंदा डिक्टेट होगा, बेज़मीर बेगैरत डिक्टेट हो सकता है, बाज़मीर डिक्टेट नहीं होगा। अगर एक्शन कमेटी असेंबली के अंदर जाती है तो वो इस F74 के अंदर अपने जो फैसले हैं वो खुद करने के मुकम्मल हो बिल्कुल पूरी कोशिश करेगी और करवाएगी। उसमें जब 54 सब्जेक्ट की कितनी बड़ी लाइन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। दिमाग उधर क्यों फंसा है? जब मैंने आपको कह दिया, मेरा दिमाग इसलिए फंसा हुआ है कि हमारे बुनियादी हुकूक उन्हीं 54 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल उसमें है, तो ये भी उसमें क्लियर है। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव आपका कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसकी मंजूरी के बगैर नहीं होंगे। तो मैं जब आपको कह रहा हूं कि जब आप यहाँ बैठ के किसी चीज पे मजबूत बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी बातों का इनकार किया जाएगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको मवासलात देगी? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपके F74 के बाद के अंदर जो चीजें हैं, बिलखुसूस खारजा के उमूर, आपके UNCIT के रेजोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं जो मेरी उस पे है ही नहीं, मेरी क्या कहते हैं सर मैं बुनियादी तौर पे वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि हक हुक्मरानी ABC होती है ना। सुने, मैं ABC पढ़ रहा हूँ, आप जी पे जा रहे हैं। पढ़नी मैंने सारी ABC है सर, लेकिन आप जी को डिस्कस कर रहे हैं। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हक हुक्मरानी हमें जब मिलेगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ ना कि आप जिस जी पे जाना चाह रहे हैं, मैं अभी उस जी पे पहुंचा ही नहीं। मैं अभी ABC पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आप ABC ही पढ़ने दें। तो F74 के अंदर आपको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि F74 के अंदर आपको तमाम हुकूक मिल सकते हैं? नहीं, हम उसमें जाके उसको ठीक कर सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आप ठीक करने के बाद उसमें उसका आर्टिकल 56 आप हटा सकते हैं। क्यों नहीं चीजें हट सकती? वो तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है। सर वो कह रही है ना, देखिए आप फिर मैं नहीं समझ लग रही आप एक रसर के अंदर। अच्छा, अभी तक की जो एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट बताएं जिससे आपको हक मिल्कियत या हक हुक्मरानी का कोई एक जुज भी हासिल हो। हमने बिजली हासिल कर ली है, सब्जेक्ट पाकिस्तान का। नहीं, बिजली नहीं हासिल, नहीं बिजली नेपरा से बाहर निकल गए। सर बिजली पर आपने हक हुक्मरानी नहीं हासिल किया, बिजली पर आपने बिजली के जो बिलिंग है उस पर जो तरमीम हुई है, तो तरमीम नहीं हुई, बिजली की जो उसकी कीमतें हैं उनमें कमी हुई है, बिजली पर हक हुक्मरानी आपको नहीं मिली। क्या आपके जो डैम्स हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगला सब्जेक्ट नहीं है ना? अगला सब्जेक्ट है सर। 25 अरब की सब्सिडी हक हुक्मरानी नहीं होती। आप नेपरा से निकले, सुने मेरी बात। नेपरा एक अथॉरिटी है जो पाकिस्तान की बिजली के उस पूरे को सेटल करती है, जो आपका टैरिफ वगैरह करती है, और हम उसी के पाबंद थे। हमारी यहाँ बिलिंग नेपरा के थ्रू होती थी। ठीक है, यही बात है। हम नेपरा से निकल गए। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है, आपने पूछा ना एक मिसाल। जी ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेपरा मौजूद है, हम नेपरा मौजूद है, हम नेपरा से निकले, नेपरा F74 का सब्जेक्ट नहीं थी।
एनर्जी एनर्जी तो सब्जेक्ट पाकिस्तान का है। एनर्जी सब्जेक्ट पाकिस्तान का है, एनर्जी अभी भी पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल है। उसमें सिर्फ जो बिलिंग है उसमें एक सब्सिडी मिली है, 25 अरब की सब्सिडी जो मिली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक सब्सिडी की बात नहीं कर रहा। सब्सिडी आज खत्म हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, कई सालों तक भी चल सकती है, सब्सिडी का इशू नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो मनसूबे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं, तो उन पर कोई इख्तियार मिला आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को? अभी तो मैंने आपको कब कहा कि हमने इख्तियार ले लिया? मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि फिर हक हुक्मरानी आप कैसे कह सकते हैं कि आपको हक मिल्कियत हासिल हो गया, जब सिर्फ एक सब्सिडी को आप हके बिल्कुल। अभी मैं आपकी मलकियत के एक स्टेप पे मैं आ गया हूँ। मैंने आपको नहीं कहा कि मैंने डैम की मलकियत हासिल कर ली। हमने असल मसला आप जब कह रहे हैं कि बिजली की मिल्कियत हासिल की, तो फिर वो डैम की मिल्कियत हासिल करना है। हमारा जो हाई कोर्ट का फैसला 2019 क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं। सुने, हमारे यहाँ के वसाइल पे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने बिजली बनाई, हम यहाँ के बुनियादी वो मालिक हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें। ये हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बिल्कुल मैं उस चीज को मानता हूँ कि ये सर ये होना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह सारी चीज, लेकिन अभी तक वो सब्जेक्ट F-74 के अंदर है। हाई कोर्ट उसी F-74 के मातहत है। वो उसने जो फैसला दिया वो अपनी जगह। 94 में भी एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान को आप अपने साथ मर्ज करें। नहीं, ये काम करते हैं, मेरी बात सुने ना जी, आप कंटिन्यू करें बात, हम पहले आपस में डिबेट कर लेते हैं। आप उस सब्जेक्ट को देखिए, डिबेट की बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप सब्सिडी को हक के मिल्कियत कह रहे हैं, मलकियत का एक स्टेप मैंने कहा नहीं सर, मिल्कियत सब्सिडी मिल्कियत का एक स्टेप कैसे हो सकती है? बुनियादी तौर पे चैलेंज किया, बुनियादी जो चीज आप मेरे मुंह में से निकालना चाहते हैं ना, मैं खुद निकालता हूँ ना, हमने उस अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि नहीं मानते हम आपके निजाम। ठीक है, हमारी पैदावार हमारी है, इसकी पैदावारी लागत की है, हम इतने में इसको इन्वेस्टमेंट आपने की भी है, हम इसको इतने में लेंगे। पैदावारी लागत जो हाइडल पे है वो कितनी है इस वक्त? 2 रुपए कुछ पैसे आती है मंगला। सर ओवरऑल आजाद जम्मू एंड कश्मीर से जो बिजली पैदा होती है उसकी पैदावारी लागत कितनी आती है? तो आप जब एवरेज करते हैं ना, हाँ, आप एवरेज पे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था 19 दिसंबर 2024, उसमें क्लियर कट हमने लिखा था कि मुआवजा के जेर इंतजाम में चलने वाले प्रोजेक्ट है। तो क्या आपका ये मानना है कि इस सारे के बाद मंगला डैम पे आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हक मिल गया? मैंने कहा आगे मिल गया नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि आप एक सब्सिडी को क्लेम कर रहे हैं कि हक मिल्कियत का एक पॉइंट है, हक मिल्कियत का एक स्टेप है, तो एक सब्सिडी हक मिल्कियत का एक स्टेप कैसे हो सकती है? मैं ये इस चीज को जानना चाह रहा हूं। हमने अपनी जो पैदावार हमारी है हमने उसके ऊपर क्लेम किया, सही, ठीक है। अब उसका दूसरा क्लेम हमारा ये है कि इस रियासत के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसका एग्रीमेंट रियासत की हुक्मरानों के साथ करें, और करते हुए हमें पैदावारी लागत पे हमें वो बिजली दी जाए। एक स्टेप हमने हासिल कर लिया इसके ऊपर। अगर 9 मई को आप एक लंबे टाइम 9 जून को एक लंबे टाइम के लिए यहाँ बैठ जाते हैं तो वो कितने दौरानिये के लिए आपकी तैयारी होगी कि आप यहाँ बैठे? हम महीनों के हिसाब से। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन करे उस फिर क्या होगा? देखिए, हम महीनों के हिसाब से तैयारी करके यहाँ पे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से लेकिन उस पर हुकूमत पाकिस्तान को क्या। अच्छा, आपका मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ एजे के? तो दोनों आ गई ना, क्योंकि एग्रीमेंट तो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, हुकूमत आजाद कश्मीर भी उसके अंदर। तो फिर क्या आपको आप चूंकि एक लंबे अरसे तक ग्रांटर का नाम भी लेते रहे, ग्रांटर की तारीफें भी करते रहे, और आपने ये भी बारा कहा कि मुझे ग्रांटर पे पूरा एतमाद है, तो क्या भी कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और वो गारंटर, ठीक है, जिसका मैंने ये भी कहा कि उमर नजीर और इम्तियाज असलम को नहीं था पता, ठीक है, मैंने उनकी बात को भी सेकंड किया, और ये भी बताया कि जिस दिन मुलाकात हुई तो किस चीज की हुई, ठीक है, बिल्कुल हमारे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है। मैं सुने ना, मैं उसमें चलता हूँ, और मैंने साथ ये भी कहा कि अगर कोई अपने एग्रीमेंट से पीछे होगा तो उसका वक्त आने पे नाम चौक चुनाव में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या फिर ग्रांटर के खिलाफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस मायरे की एक फरीक है तो उनके खिलाफ एहतियात नहीं होना चाहिए? क्योंकि असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी होगी, ये तो बेख्तियार होंगे सर, इस असेंबली के पास तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप, मैं बात कर रहा हूँ 9 जून की, ठीक है, आप जा रहे हैं जी उससे आगे, जब इलेक्शन हो के टाइम गुजर गया उन चीजों को डिस्कस कर। नहीं, मैं सर ये इतनी लंबी लगनी नहीं है सर अगर मतलब ये मई के आखिरी हफ्ते में या मई के आखिरी अशरे में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर इस असेंबली के पास तो इख्तियार कोई होगा नहीं जी। तो फिर आपका एक बड़ा फरीक, इस असेंबली का तो शायद 2 मेंबर बैठे हुए थे उन डायलॉग में जी, तो 2 मेंबर पूरी रियासत की कर रहे थे,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 4-5 मेंबर जहाँ पे 8 वो बैठे हुए थे, तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ एजे के दोनों के खिलाफ? खिलाफ। अगर एग्रीमेंट को देखा जी। जाए, एग्रीमेंट के 3 तरह। नहीं, बनता तो जिन के खिलाफ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका एहतजाज किसके खिलाफ होगा? हम उस असेंबली को आगे डिस्कस करेंगे जिस असेंबली के होते हुए, ठीक है, हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया। क्या आप इस असेंबली पे, मुजफ्फराबाद में आके इस असेंबली पे कब्जा भी हो सकता है? नहीं, हमने कब्जे की बात कही नहीं, मैं वैसे हमने पूछ की रहा नहीं ना, हूँ तो कि आप अपनी आपकी सोच है, आपको जो मर्जी कर सवाल कर रहा हूँ जब यहाँ पर कहा ना, वो आपका ठीक है, सवाल है, आपकी सही, सोच है, ठीक है। हमारी ये सोच है। तो इस असेंबली के खिलाफ आप एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर ज़ाहिर है मौजूद नहीं है, वो तो उनका स्टेट तो इस्लामाबाद में है, उनका स्टेट तो यहाँ पर है नहीं, और ये असेंबली भी उस वक्त बेइख्तियार होगी, तो उस वक्त फिर आप डायलॉग अगर कोई करने आता है तो वो इस असेंबली का अगर कोई जो बेइख्तियार हो चुकी होगी तो वो आप किससे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डायलॉग करेंगे? नहीं, देखें, डायलॉग तो वही हुकूमत पाकिस्तान के लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने डायलॉग नहीं करना। सही। हमने जो चीजें हमसे तय होगी हमने उनकी नोटिफिकेशन करनी। तो आप जो गारंटर है तो उनको, उनका नाम कब मंजर-ए-आम पे लाएंगे? अगर हमारे एग्रीमेंट से कोई इनकार करेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली उसमें डिलेट एक्ट डिस्क्लोज हो रहे हैं, उसी की बुनियाद पे आप 9 जून को एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या 9 जून का जो एहतजाज होगा तो उसमें आप अनाउंस करेंगे उनका नाम? सही, अभी तक उन्होंने हमें इनकार किसी ने नहीं किया। ठीक है, जिस दिन इनकार हुआ मैं बगैर किसी के इल्ल-ओ-जिद के मैं डिस्कस करूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया।